एयर कंडीशनर यूज करने का तरीका क्या होता है। अगर छोटी सी भी गलती करते हैं ना तो आप काफ़ी खर्चे में पड़ जाएंगे, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको। चाहे आपका नया एयर कंडीशनर हो फिर भी आप काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे कीमती होता है उसमें, एयर कंडीशनर में सबसे कीमती होता है कंप्रेसर। जो कि कंप्रेसर अगर 2 टन की बात की जाए तो कम से कम 10 से 12 हज़ार के, इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ, 10 से 12 हज़ार के अराउंड आता है। तो सबसे ज़्यादा महंगा वही होता है कंप्रेसर। अगर कंप्रेसर ख़राब हो जाए 5 साल में या फिर 4 साल में, 3 साल में, तो सोचिए कि एयर कंडीशनर जो लोग लगाए हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी। क्योंकि एयर कंडीशनर ही 25,000 का है, 25,000 का या फिर 30,000 का एयर कंडीशनर है। अगर कंप्रेसर है, अगर इतना ज़्यादा लगाना पड़ जाए 3 साल के बाद तो क्या होगा। इसलिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एयर कंडीशनर अगर यूज़र हैं तो। ख़ास करके यह वीडियो यूज़र के लिए है जो एयर कंडीशनर यूज करते हैं, जिनके घर में लगा हुआ है। आज के समय में एयर कंडीशनर लगभग 80% लोग जो सिटीज़ में रहते हैं, 80% लोग यूज करते हैं एयर कंडीशनर। इसलिए जानना सबके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इससे पहले मैं इस तरह का वीडियो नहीं बनाया था, ना तो पूरे यूट्यूब पर इस तरह का वीडियो मिलेगा आपको, क्योंकि जो टेक्नीशियन है वो लोग इस तरह का वीडियो आपको बताएंगे नहीं कि किस तरह से यूज़ किया जाता है। जो मैनुअल इंस्ट्रक्शन होता है उसमें भी इतना खास करके बताया नहीं जाता है जो मैं बताने जा रहा हूँ आज। एयर कंडीशनर अगर आप यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको एसी में देखना है, 3 महीने में या 2 महीने में आपको चेक करना है कि फ़िल्टर आपका डस्टी तो नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ना, इसमें आपका जो बिजली का बचत के लिए जो लोग इन्वर्टर एसी लगाए हैं ना, उनके लिए भी काफ़ी ख़ास है। क्योंकि इन्वर्टर एसी लगा करके भी फ़ायदा क्या है, जब आपका बिजली का बिल उतना ही आ जाएगा। अब अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका बिजली का बिल तो बचत हो जाएगा अगर आप इन्वर्टर एसी लगाए हैं तो। नहीं तो सेम आपका वही जो नॉन इन्वर्टर में जो बिजली का बिल आता है वही इसमें भी आएगा, अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे। आपको पहले फ़िल्टर आपको चेक करना, एयर फ़िल्टर गंदा तो नहीं है। अगर गंदा है तो फिर होता है क्या कि कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है, कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है, एम्पियर बढ़ता है उसका। एम्पियर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका बिजली भी बढ़ेगा, बिजली भी खपत ज़्यादा करेगा। इसलिए फ़िल्टर को आपको चेक करना है। फ़िल्टर चेक नहीं करेंगे तो देखिए, फ़िल्टर जब जो डस्टी होता है तो उसमें भी अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि अगर फ़िल्टर डस्टी हुआ तो आपको एक स्मेल जैसा मिलेगा, एयर ये तो आधा तो मिलेगा, क्योंकि फुल एयर आपको नहीं मिलेगा, फुल कूलिंग आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो स्मेल के साथ हाफ मिलेगा, आधा। और उसके साथ में कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आता है जो कि वाटर ड्रॉपिंग होता है। कभी कभी ना आप देखे होंगे इस तरह से नीचे पूरा बरसात की तरह वाटर ड्रॉपिंग होता है, वही प्रॉब्लम होता है कि एयर फिल्टर डस्टी होता है। और भी रीज़न होते हैं जो कि वाटर ड्रॉपिंग के, तो उसे भी हम समझेंगे। तो एक तो एयर फिल्टर आपको चेक करना है। नेक्स्ट आपको जब एयर फिल्टर चेक कर रहे होंगे तो उसी समय आपको कूलिंग कॉइल भी चेक करना है, डस्टी है कि नहीं, ब्लोअर आपका डस्टी है कि नहीं। अब ब्लोअर का एयर सही चल रहा है कि नहीं। होता क्या है कि कभी कभी मोटर थोड़ा डैमेज हो जाता है, बेयरिंग उसका ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लोअर स्लो चल रहा होता है। स्लो चलेगा तो मोटर, देखिए एक चीज़ यहाँ पर बहुत ख़ास है समझने वाली बात, अगर बेयरिंग अगर उसका जाम है, मोटर का स्पीड, इंडोर मोटर की स्पीड की बात कर रहा हूँ, इंडोर मोटर की स्पीड अगर कम है, जाम चल रहा है, तो उसे सबसे पहले रिपेयर करवाएं, उसे इग्नोर ना करें। कभी कभी होता है कि हल्का फुल्का आवाज़ आता है, साउंड आता है, उसमें से पता चल जाता है कि ब्लोअर हमारा स्लो चल रहा है। अब स्लो चल, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगी आपके इंडोर में, पूरा इंडोर आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर जाम चल रहा है तो बेयरिंग को तुरंत रिपेयर कराएं, मोटर को बेयरिंग चेंज करवाएं अगर जाम चल रहा है, यानी कि स्पीड स्लो है तो। नहीं तो होता क्या है कि मोटर इतना ज़्यादा हीटअप होता है कि उसके जो पीछे, सामने और बगल में जो प्लास्टिक होता है ना, वो प्लास्टिक जल जाता है। एक बार अगर वह प्लास्टिक, मोटर के पीछे का और बगल वगल का प्लास्टिक अगर जल गया तो वो दोबारा नहीं मिलता है। फिर आपको पूरी बॉडी, पूरा यानी कि पूरा इंडोर चेंज करना पड़ेगा। या तो आप पेपर लगा करके फिक्स करवाएं या तो पूरा इंडोर ही चेंज करें। फिर उसके बाद एक बार जल गया तो मोटर सही से नहीं बैठेगा, फिर वहाँ से साउंड आना बंद ही नहीं होगा अगर एक बार मोटर नहीं बैठा तो, क्योंकि उसके अगल बगल का पार्ट तो जल जाएगा। इसलिए मोटर अगर स्लो चल रहा है तो उसे सबसे पहले मोटर को रिपेयर करवाएं।
मोटर हीटअप हो रहा है, हीटअप होता है ना, तो उसमें से स्मेल आता है, प्लास्टिक जैसे जलने का स्मेल आता है ना, वहाँ से स्मेल आता है, तो आप समझ पाएंगे कि मोटर का ये हीटअप है। अब हम बात करते हैं कि इंडोर में तो ये हो गया, इतना सा फॉल्ट होता है इंडोर में। आउटडोर की बात करें कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जा कर के आप चेक करें आउटडोर के पास, कभी कभी जब रिमोट से बंद कर दें, रिमोट से बंद करने के साथ आउटडोर भी बंद हो जाना चाहिए। अगर आउटडोर बंद नहीं हुआ तो क्या होगा? कभी कभी ऐसा फॉल्ट हो जाता है, हमारे कई दोस्त कमेंट करके पूछे हैं कि जब इंडोर जब हम बंद करते हैं तो आउटडोर बंद नहीं होता है, चलता रहता है। उसी की वजह से कंप्रेसर जल्दी ख़राब होता है। अगर एक बार कंप्रेसर ख़राब हो गया तो बहुत खर्चे में पड़ जाएंगे। सबसे महंगा कंप्रेसर ही होता है। तो अगर इंडोर बंद कर देते हैं, रिमोट से ऑफ़ कर देते हैं, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें आउटडोर में कि थोड़ा पुराना जब हो जाए सिस्टम तब। ऐसा नहीं कि एसी अभी लगा है तो बार बार चेक करें, नहीं, बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 साल 6 साल पुराना हो जाए जब एसी की, तब आपको ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इंडोर में भी पता चल जाता है ऐसा। इंडोर के पास आप रहेंगे, आउटडोर में ना देखने जाएं तो भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा आउटडोर चल रहा है, बंद करने के बाद भी आउटडोर चल रहा है। अगर कैसे पता चलेगा ये भी समझ लीजिए। जब इंडोर को हम बंद कर देते हैं ना, तो इंडोर में से एक साउंड आता है। कैसा साउंड आता है? जैसे कि थोड़ी देर के लिए आएगा, फिर थोड़ी देर बंद हो जाएगा, फिर इस तरह से साउंड आता है इंडोर में। अगर इस तरह से साउंड आ रहा है तो तुरंत फटाफट आप आउटडोर में चेक करें कि क्या कंप्रेसर चल रहा है हमारा। ऐसा चल रहा होता है तभी ऐसा साउंड आता है। क्यों? क्योंकि रेफ्रिजरेंट जब आप इंडोर बंद कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रेफ्रिजरेंट का रनिंग रुक गया है। कंप्रेसर जब चल रहा होगा तो रेफ्रिजरेंट का जो रनिंग है वो चलता रहेगा, साइकिल बंद नहीं होगा। तो वही रेफ्रिजरेंट का साइकिल जो होता है ना, स्प्रे मार के इंडोर में आता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, स्प्रे मार के आता है, इसलिए साउंड करता है और साउंड करके फिर आउटडोर में निकल जाता है, फिर वापस आता है, फिर इंडोर में साउंड करता है, फिर आउटडोर में निकल जाता है। इस तरह से रेफ्रिजरेंट का रनिंग होता है। तो अगर चल रहा है तो कंप्रेसर जल्दी ख़राब होने के चांस हैं। हमारे दोस्त पूछते हैं कि इंडोर बंद करने के बाद भी इंडोर से साउंड आता है, तो वही साउंड होता है ये कि आउटडोर का कंप्रेसर चल रहा होता है। तो उसे अगर इस तरह का प्रॉब्लम आए तो इंडोर में एक रिले होता है पीसीबी में, आप इमेज देख सकते हैं इस तरह से। ये पीसीबी में एक रिले होता है, शायद इंडियन करेंसी में 150 या फिर 200 के अराउंड में ये मिलता होगा रिले। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो सीधा यही ख़राब होता है, क्योंकि इसमें 2 ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि पॉइंट चिपक जाता है, आपस में चिपक जाता है। जबकि रिमोट से इंडोर को बंद करने के बाद पॉइंट छोड़ देना चाहिए, यानी कि आउटडोर बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो चिपक जाता है, वो छोड़ता नहीं है पॉइंट, इसलिए आउटडोर लगातार चलता रहता है। तो इस रिले को तुरंत चेंज कर दें, ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। नहीं तो आपका कंप्रेसर ख़राब हो सकता है, क्योंकि कंप्रेसर तो डायरेक्ट चल रहा है, कभी भी नहीं बंद हो रहा है। एसी आप बंद करके कहीं चले गए बाहर, एसी तो बंद कर दिए, लेकिन आउटडोर चल रहा है, लगातार चल रहा है। अब उसको कंप्रेसर क्या होता है कि कभी कभी कंप्रेसर बंद ही नहीं होता है। वैसे तो हीटअप होके बंद हो जाता है कोई एसी, लेकिन कुछ एयर कंडीशनर में कंप्रेसर ऐसा होता है कि बंद ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें रेफ्रिजरेंट का ठंडक मिलता रहता है, इसलिए हीटअप नहीं होता है और चलता रहता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो और तो इसे जल्दी से फिक्स कर लें आप, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आउटडोर का कंडेंसर अगर गंदा है तो, आउटडोर का कंडेंसर गंदा है तो उसे 3 महीने में सर्विस ज़रूर करवा लें, क्योंकि कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है, हीटअप होता है कंप्रेसर, हवा खींच नहीं पाता है पीछे से, क्योंकि जो कंडेंसर में एयर होता है ना, जो रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन होता है कंडेंसर में जाके बहुत ज़्यादा हीट करता है। अब हीट कैसे करता है और रेफ्रिजरेंट का साइकिल क्या होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट मैं बता रखा हूँ कि किस तरह से रेफ्रिजरेंट रनिंग करता है। उसे देखेंगे तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो हीटअप होता है, उसी हीटअप को निकालने के लिए फ़ैन मोटर लगा होता है, फ़ैन मोटर बाहर निकाल के फेंक देता है। अगर कंडेंसर गंदा होगा तो पीछे से एयर खींच नहीं पाएगा और सामने से फेंकेगा कहाँ से। तो गंदा है तो उसे आप वॉश करवाएं, उसे सर्विस करवाएं, तब कंप्रेसर के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, नहीं तो एम्पियर बढ़ेगा, एम्पियर के साथ साथ आपका करंट भी बढ़ेगा, वोल्ट आपका जो यूनिट है वो भी बढ़ेगा।
तो कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है, इससे कंप्रेसर ख़राब होने के चांस होते हैं, क्योंकि कंप्रेसर बार बार हीट हो रहा है तो कंप्रेसर तो ख़राब होगा ही होगा। अगर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ़ैन मोटर अगर नहीं चल रहा है तो भी यही प्रॉब्लम होगा, कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ेगा, कंप्रेसर बार बार हीटअप होकर के बंद होगा और कंप्रेसर ख़राब भी हो सकता है। तो ये सारे रीज़न होते हैं एयर कंडीशनर में आने वाले फ़ॉल्ट। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक, चाहे इन्वर्टर एसी हो या फिर नॉन इन्वर्टर एसी हो, अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं और इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपका एयर कंडीशनर लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाऊँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल टॉपिक पर छोटा छोटा वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूँ।